अच्छा संस्कार है इस क्लास का। ओ ओ ओ आई गॉट कंफ्यूज्ड विद अनदर वन। अच्छा वो दूसरे सेशन का है, ठीक है। संस्कार इज हियर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन बच्चे। तो कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। आज हम आगे उसका देखो, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ऑल्दो सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने उसमें पढ़ा था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के ही टाइप है, जो डिफर कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, ओवरलैपिंग में इनका डिफरेंस आता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड है वो होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग का रिजल्ट। सिग्मा बॉन्ड आर अ रिजल्ट ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड में हमारे पास लेटरल या साइडवेज ओवरलैप जिसको हम बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कंसीडर्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मींस जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास लेटरल ओवरलैप हो या फिर साइडवेज ओवरलैप हो। तो अब हम बात करेंगे कि हेड टू हेड और साइडवेज ओवरलैपिंग होती क्या है। देखो ओवरलैप का क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड का बनना एक्सियल के साथ, या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या एक्सियल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग होती है। तो इसकी इमेजेस हमारे पास ये देखो, साइड ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है कि जैसे एक ऑर्बिटल जो था उसका टर्मिनल दूसरे ऑर्बिटल के साथ रिएक्ट करे, उसका टर्मिनल क्या करे, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करे। तो इनकी ओवरलैपिंग से ये जो दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ये जो बॉन्ड बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है कि वो साइड वेज ओवरलैपिंग करें, या दोनों एक ऐसे साइड से ओवरलैप करें। तो इनके बीच में देखो अब दोनों तरफ से बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड है। दिस इज कंसीडर्ड एज पाई बॉन्ड, ठीक है। वही चीज उन्होंने बोली कि सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसमें पैरेलल बोल लो, लेटरल बोल लो, या साइडवेज ओवरलैपिंग बोल लो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, यानी कि यही इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। एक ही क्लाउड पॉसिबल है, वो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बन जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, जिसको एक सेकेंड। ठीक है, साइडवेज में क्या होगा, अगर हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ पॉसिबल है। अबव द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और बिलो द प्लेन भी। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पे अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है जब सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, जबकि पाई बॉन्ड में परपेंडिकुलर होता है। पर पाई बॉन्ड में क्या होता है, परपेंडिकुलर। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीकर। है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम किसकी, सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड उससे कंपैरेटिवली वीकर होता है। वैसे पाई बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी स्ट्रेंथ। ओके, ये चीज। अच्छा अब हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, तो देखो हमारे पास इस तरह के आते हैं, 3 डायमेंशनल में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये सिंपल बॉन्ड होते हैं ना बच्चे, जो ये सिंगल बॉन्ड हमने दिखाए, इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द प्लेन। सिंपल हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड क्या है, इन द प्लेन है। और जो डैश बॉन्ड होता है, यानी कि ये वाला डैश वाला बॉन्ड है, उस वो क्या ऑब्जर्व करता है कि बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि जैसे हम 3 डायमेंशनल में बना रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड हमें पता होता है 3D में ये ऐसे एक्सेस निकलती है, बट एक बॉन्ड जो उसके पीछे भी होता है, एक्सिस के पीछे भी होता है। तो जो पीछे वाला बॉन्ड है उसको हम डैश से शो करते हैं कि ये हमसे अवे है, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। और सॉलिड वेज बॉन्ड, इसको हम सॉलिड वेज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वेज क्या आ जाता है कि बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये क्या शो कर रहा है, बॉन्ड जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ है, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने बोली कि 3D डायमेंशन में आपने देखा होगा कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो हम उसको एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस बॉन्ड से, ये जो दोनों बॉन्ड है, दिस इज शोइंग दैट इन द प्लेन है, सॉलिड वाला क्या कहता है
towards the observer and this one is away from observer. डैश बॉन्ड क्या है हमारा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर? यस। अब बॉल और स्टिक मेथड से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि बॉल और स्टिक, जो बॉल है बच्चे, ये जो बॉल्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो मैंने कार्बन ही ले लिया, ये कार्बन है हमारा, ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसके पास, और ये जो डंडे से हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। ये क्या शो कर रहे हैं कि उनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बॉल और स्टिक मॉडल के थ्रू भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो बेंजेनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन की रिंग हो। ठीक है ना, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड को फर्दर डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक कैटेगरी, कि कितनी नंबर ऑफ बेंजीन रिंग अवेलेबल है। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, तो ये बेंजेनॉइड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब अगर मेरी 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी हुई है तो नैप्थलीन हो जाता है, 3 जुड़ी है तो एंथ्रासीन। तो इस तरह से कितने नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको नेम दे सकते हैं कि मोनोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या ट्राईसाइक्लिक है। और नॉन बेंजेनॉइड हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम कंसीडर करें नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स को, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर तो होता है बट बेंजीन की रिंग नहीं होती, यानी कि मान लो सिर्फ डबल बॉन्ड ओ हो, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, बेंजीन की रिंग जनरली 3 बॉन्ड करती ही है कंसीडर। अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, मान लो कोई 7 मेंबर्ड की रिंग थी ऐसे, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास बेंजीन नहीं शो करेगी। तो वो चीज नॉन बेंजेनॉइड कौन से होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन नहीं होती। ठीक है, that having conjugated system with planar cyclic structure do not have benzene ring, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं हो। और हेट्रोसाइकिल किसको बोलते हैं, हेट्रोसाइकिल क्या होते हैं बेटा, जिनमें कोई हेट्रो एटम हो, दैट दोज हु रिप्रेजेंट एनी ऑफ द हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये सारे हेट्रो एटम्स हैं। जब ये किसी भी कंपाउंड में होते हैं, मान लो अगर मैं कोई ऐसे बना रही हूँ कंपाउंड एन वाला, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ हेट्रो एटम, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, आप अगर ऐसे कोई कंपाउंड होता है इस तरह से, ऑक्सीजन, प्यूरैन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, हेट्रो एटम है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मेन की डिफरेंस क्या हुआ बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में, वो है बेंजीन की प्रेजेंस, कि बेंजेनॉइड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए थी, और जबकि नॉन बेंजेनॉइड में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है ना, सो दिस इज क्लियर? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। दैट्स ग्रेट। देखो ये आ गए बेंजेनॉइड के एग्जांपल, बेंजीन है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लिखा है तो उसको एनिलीन, 2 बेंजीन रिंग इकट्ठी है तो नाप्थलीन। ये अब 7 कार्बन आ गए, इसमें देखो 7 की ग्रुप है एरोमेटिक का, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रोपोन। दिस इज हैविंग द नेम ट्रोपोन, और इसमें बेंजीन नहीं प्रेजेंट, बेंजीन इज नॉट देयर, सो इट इज कंसीडर्ड एज नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है। या बेंजीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या कह रहे हो बच्चे? बेंजीन की कुछ ज्यादा है। हाँ बच्चे, इसका नाम उसके अकॉर्डिंग है ना। ये देखो हमने क्या बोला है कि बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, तो अगर आप बेंजेनॉइड की बात कर रहे हो ना तो बच्चे, तो उसमें बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। ठीक है,
तो इसको हमने नाम ही ऐसे दिया नॉन बेंजेनॉइड की, कोई बेंजीन रिंग हो ना हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। ओके ग्रेट। चलो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? यस, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? कौन बताएगा? यस, That change the chemical of any compound. बिल्कुल सही। जो किसी ग्रुप के साथ लग के बच्चे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दे, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं कि जो किसी भी उसके साथ लग के, मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास बेटा मिथेन था, तो ये मिथेन है, अपनी एल्केन की प्रॉपर्टीज ये शो करने वाला है। अब मैंने क्या करा, एक H को हटा के उसकी जगह OH लगा दिया, ये मिथेनॉल बन गया। OH ग्रुप क्या होता है, यानी कि कोई एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है ना। तो उसके जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी को चेंज कर देगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप वही ग्रुप होते हैं जो हम किसी भी कंपाउंड के साथ लगा दें, जब उनके साथ अटैच कर दें तो वो क्या करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कोई भी एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट टू द कार्बन चेन, जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अलग प्रॉपर्टी होगी, CHO को बोलते हैं बच्चे एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास COOH ग्रुप वाला। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के क्या रहेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH ग्रुप से। एल्कीन क्या होते हैं, यस एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एमीन्स, मैम बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। नहीं नहीं नहीं, एमीन्स, एमीन से डिफरेंट होते हैं बच्चे। यस, समवट रिलेटेड टू अमोनिया, चलो हिंट भी दे दिया। NH बिल्कुल सही, NH2 ग्रुप। ठीक है, मीन्स क्या होते हैं बच्चे, NH2 ग्रुप का लगा होना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे, COOH ग्रुप हो, अगर COOH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप आता है, Cl कौन सा, एल्डिहाइड होता है बच्चे CHO। ठीक है, CHO। कीटोन कौन से होते हैं, on C डबल बॉन्ड हो, CO ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR डैश। ठीक है, R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। और ईथर क्या होता है बच्चे, ROR डैश। ठीक है, दिस इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप्स। आगे दे भी रखे हमें, एल्कीन्स यानी कि कोई डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन डेरिवेटिव में कोई भी हेलोजन लगा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहल्स कौन से होते हैं, जो OH ग्रुप लगाएं, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। ईथर्स में बच्चे डाइवेलेंट ऑक्सीजन होती है, यानी कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ लगा होगा। मान लो CH3OCH3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल मिथाइल ईथर। जैसे इथाइल मिथाइल ईथर होता है तो ये हो जाता है मिथाइल ईथर। ठीक है ना, सो डाइवेलेंट थायो ईथर्स क्या होते हैं बेटा, दोनों तरफ, जैसे मान लो ये C2H5 है, ये CH3 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, थायो ईथर। तो आप इसको लिख सकते हो सीधा इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ठीक है, दोनों तरफ के ग्रुप लिखेंगे। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, सिंपल CHO ग्रुप। कीटोन हमारे पास कौन सा होता है, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा, RCOCl। ठीक है, किसी भी ग्रुप के साथ अगर COCl ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड है। एनहाइड्राइड ग्रुप कौन से होते हैं,
ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि आर सी ओ ओ, ये कितने आ जाएंगे कार्बन के साथ सी ओ ओ ओ सी। ठीक है, 3 बार हाइड वो लगी हुई है हमारे पास। इसको हम जनरली ऐसे आप लिखो, कोई भी ग्रुप लगाना हो आर सी ओ ओ सी ओ आर लिखते हैं, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, और एस्टर क्या होते हैं आर सी ओ ओ आर होते हैं हमारे पास एस्टर्स। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमें ध्यान में रखने हैं, इनके बेस पे नोमेनक्लेचर आएगा। एल्कीन में क्या रहता है बच्चे, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन डेरिवेटिव में कोई भी हेलोजन लगा होगा, कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा होगा। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप का होना, ईथर मतलब कोई भी ROR ग्रुप होना, थायो ईथर मीन्स RSR ग्रुप का होना, एल्डिहाइड CHO, कीटोन मतलब CO ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप होता है COOH। एसिड क्लोराइड में बच्चे RCOCl, एसिड एनहाइड्राइड में RCOO, COR- कुछ भी लगाओ, R और R- कुछ भी हो सकते हैं, और एस्टर क्या होता है RCOOR-। ये सारे मेन ग्रुप्स जो हैं हमें याद होने चाहिए, ताकि आगे जब हम नोमेनक्लेचर करें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? मैम एथर और एस्टर एक बार दोबारा बताना। कौन सा बच्चे, एसिड एनहाइड्राइड वाला? मैम एस्टर और एथर। अच्छा, एस्टर और ईथर। देखो ईथर क्या है, सिंपल कोई ROR ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी CH3OCH3 लगा लो, दिस इज ईथर। और एस्टर क्या होता है जिसमें कार्बन साथ में हो, यानी RCOOR, वो सिर्फ ROR था कि एक ऑक्सीजन, इसमें COO ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज एस्टर। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है ईथर और एस्टर। ओके, यस मैम। गुड, ओके। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्रीज ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे हम कार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन जो है अटैच है किसी के साथ। जैसे प्राइमरी कार्बन एटम में हम लिखेंगे कि जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, वन कार्बन इज अटैच फर्दर विद ओनली वन कार्बन एटम, तो वो आ जाता है उसका प्राइमरी कार्बन है ये। अगर मैं बोलूं यही कार्बन दो कार्बन एटम से अटैच है तो उसको सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन एटम से अटैच है तो उसको क्या बोला जाता है टर्शरी। When carbon atom is attached with one other carbon atom only, then it is considered as primary। और सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है कि जब वो किससे अटैच है, 2 अदर कार्बन एटम से अटैच है तो उसको सेकेंडरी बोल दिया हमने। और टर्शरी क्या है, यानी एक कार्बन एटम अटैच है 3 अदर कार्बन एटम के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं टर्शरी। और अगर बेटा 4 ही कार्बन एटम होते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं क्वाटरनरी। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ फर्दर 4 ही कार्बन मैंने लगा दिए, तो इस कार्बन को आप क्या बोलोगे 4 डिग्री का है, यानी ये क्वाटरनरी है। ठीक है, ये 4 डिग्री आएगा, 40 नहीं, 4 डिग्री कार्बन एटम। और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है कार्बन एटम वो क्या फॉलो करता है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर आप फोर्थ वाला ले रहे हो तो वो भी आ जाएगा आगे। ठीक है ना, सो दिस वुड बी द थिंग, हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आ जाता है। क्लियर? ये दिखा Yes. रखा है इन्होंने। जैसे बच्चे ये तो मिथाइल ग्रुप ही है, मान लो सारे कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब इनके पास 2 हाइड्रोजन ये थे और ये वाला कार्बन जो है फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्राइमरी। ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। ये स्टार वाला कार्बन के पास 3 कार्बन एटम है तो टर्शरी। यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 4 कार्बन एटम है तो क्वाटरनरी। ठीक, बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। Yes, anyone having any doubt up to this? मैम बस स्लाइड शो कर दो। स्लाइड शो हो तो रखा है बच्चे। मैम पिछली वाली
अच्छा स्लाइड शो कर दूं, ये लो। ये यस मैम, हो गया। ओके, चलो अब हम बच्चे एक टॉपिक करेंगे होमोलोगस सीरीज का। तो होमोलोगस को आप ऐसे याद रखोगे कि इट इज वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, होमो एंड लोगस, जहाँ पे होमो का मतलब होता है बच्चे सेम, और लोगस का मतलब है लैग बिहाइंड, यानी पीछे रह जाना। अब अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं, 2, 4, 6, 8, 10, आप देखोगे हर किसी का, अगर मैं बोलूं 8 और 10 में कितना डिफरेंस है 2 का, सब में 2 का डिफरेंस है। आप ये भी बोल सकते हो कि 2 से आगे बढ़ रहा है या पीछे वाला 2 से पीछे रह रहा है, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जो मेंबर्स हैं वो एक जैसा ही क्या शो करे, डिफरेंस शो करे। जैसे 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, सारे 2 और 3 को ही शो करते हैं। तो वो सीरीज जिसमें एडजेसेंट मेंबर अब CH2 यूनिट से डिफर करें, किस यूनिट से, CH2, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मान लो होमोलोगस सीरीज का क्या एग्जांपल लिया मैंने, पहले मीथेन ले लिया, आपको पता है, फिर 2 कार्बन की चेन आती है C2H6, C3H8, C4H10। अब अगर आप देखोगे इसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस है, फर्दर CH2 यूनिट, इसमें भी CH2 यूनिट, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, CH2 यूनिट का। तो ऐसा ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या रहता है कि मेंबर जो होते हैं सीरीज के वो होमोलोगस हो, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस जो है वो एक जनरल CH2 यूनिट ही वो शो करे, कि उनके बीच में डिफरेंस क्या हो बच्चे, CH2 यूनिट का हो। उस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। मीन सीरीज इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एडजेसेंट मेंबर, एडजेसेंट मेंबर क्या होता है बेटा, उससे अगले वाला, ठीक है ना। एडजेसेंट पोजीशन या एडजेसेंट मेंबर हम क्या बोलते हैं कि ये तो एक बच्चा बैठा है बिल्कुल उसके साथ वाला, उससे नेक्स्ट वाला, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट मेंबर। कि उससे अगले वाला जो दे वो CH2 यूनिट का डिफरेंस ले रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज है। और हर एक इंडिविजुअल मेंबर को होमोलोगस बोला जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, होमोलोगस। क्लियर, इजी है ये। ऑर्गेनिक काफी इजी है ना, एज कंपेयर टू वो थर्मो और इक्विलिब्रियम के कंपैरेटिवली ये इजी है ज्यादा। ठीक है, तो सम ऑफ द काफी सारे एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, एल्केनोन्स, एल्केनोइक एसिड, एमीन्स एटसेट्रा, ये सारे ही क्या शो करते हैं, आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी इनके बीच में क्या रहता है, जनरली डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है ना। सो कंपाउंड कंटेनिंग आइडेंटिकल, एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में बच्चे 2-3 ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोली फंक्शनल कंपाउंड। एक ऐसा एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने कोई लिखा CH2OH, CH2CHO, अब इसके पास बच्चे 2 फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी है और OH भी है। तो हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड पॉसिबल हैं जिनके पास 2 या 3 आइडेंटिकल या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, एक ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज भी हो सकती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप अलग रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, दैट आर कंसीडर एज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। क्लियर। तो दो मेन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन प्रॉपर्टीज हैं बच्चे होमोलोगस सीरीज की, वो क्या क्या होंगी, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ द सीरीज इज द सेम। अगर आप कोई होमोलोगस सीरीज ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसके फंक्शनल ग्रुप ओवरऑल में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मान लो अगर मैं मिथेन अल्कोहल की बात करूं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, यही रहेगा, और डिफरेंस सब में क्या रहेगा, CH2 यूनिट का। तो होमोलोगस सीरीज अगर आप कोई एक कंसीडर कर रहे हो, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है उसके मेंबर्स का क्या होगा, सेम होगा। जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है बेटा सारे मेंबर्स के लिए, मेंबर्स की आइडेंटिकल ही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, और मेंबर्स हैव अ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन कॉमन। कॉमनली हम उसकी अल्कोहल के साथ प्रेपरेशन मेथड जो है वो अल्कोहल वाला ही रखेंगे, तो यानी कि उनका जो प्रेपरेशन है वो भी मेथड जो है वो थोड़ा कॉमन रहता है। तो ये हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज हैं होमोलोगस सीरीज की।
क्लियर हुआ ये सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बच्चे, आगे क्या है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज दिखा रखी है एल्केन्स में। ठीक है, CH4 था, C2H6 है, CH3H8, C4H10, सब में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। एल्काइंस, एल्काइंस क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, HH बना रहे हैं, C2H2, C3H4। ठीक है, C4H6 है, यहाँ पे C3H4 आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है? इज इट करेक्ट? फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्या आना H2 चाहिए इसका? H6 आएगा। C3H6 आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक करी है, C3H6 आना चाहिए हमारा, C2H2, C3H6, तभी CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। नहीं, 4 आएगा बच्चे, मैम CH2 अपर वाले यूनिट। में C2H6 नो, एल्काइंस है ये तो, ठीक है, C2H2, फिर ये C3, CH2 यूनिट का ना, C3 और H4। ठीक है, ठीक है, CH2, ये एल्काइंस बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, C तो ये ट्रिपल बॉन्ड H आएगा ना, फिर C2H2, फिर इन्होंने 3 कार्बन बनाए, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, अच्छा एक ही में आएगा ना ट्रिपल बॉन्ड, तो C3H4, ये CH2 यूनिट प्लस करी, फिर से CH2 यूनिट प्लस करोगे तो C4, और यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, ऐसे ही 4 + 1 5, और 6 + 2 हमारे पास क्या आ गया? 8। ठीक है, दिस इज C5H8 हो गया। क्लियर? यस मैम। और एल्कोहल्स में सेम है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस रहेगा। वही चीज इन्होंने मेंशन करी है कि होमोलोगस मतलब एक ही तरह का डिफरेंस। चलो, अब हम मेन चीज पे आते हैं, जो है हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर, अच्छा IUPAC ने एक रूल दिए थे। नोमेनक्लेचर क्यों बनाया गया था? ताकि ओवरऑल जितने भी हमारे क्या हैं, हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी हमारे, क्या बोलेंगे उसको, कंपाउंड्स हैं, उनको हर एक जगह एक ही जैसे नाम से बुलाया जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स जस्टिफाई किए। जो IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक प्रॉपर साइंटिस्ट का चैनल है, जिन्होंने कुछ रूल्स दिए कि हर एक कंट्री में आप कहीं भी चले जाओ, मिथेनॉल को मिथेनॉल ही बोला जाएगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक रूल बनाए गए कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड को नेम दे सकते हैं, हम उसका कैसे स्पेसिफाइड नेम करते हैं। जैसे हमारे घर वाले हमारा प्रॉपर नामकरण करते हैं ना, किस किस का नामकरण का फंक्शन हुआ था? किसी के घर वालों ने कराया था? हर्षित, नंदिता, हाँ, सबका है ना। दे गिव अस प्रॉपर नेम। ये नहीं है कि आप अपनी बुआ के घर जाओगे तो आपको वो, जैसे तान्या है, इसका नेम तान्या है, अब ये नहीं है ना कि तान्या अपनी बुआ के घर जाएगी तो तान्या को नंदिता बोला जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जहां भी जाना उसका नाम तान्या ही रहेगा। सो दैट्स द थिंग बच्चे, कि नोमेनक्लेचर भी क्या है? एक तरह का नामकरण किया गया। ठीक है ना, किसका नामकरण किया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब हमारी तरह उन्होंने इजी वे तो अप्रोच नहीं करी साइंटिस्ट ने, कि चलो हमें मूवी पसंद आई ये वाली, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? सलमान रख दिया। जैसे किसी के पेरेंट्स को सलमान खान बहुत पसंद है, तो उन्होंने क्या करा? उसका नाम भी सलमान रख दिया। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने नहीं करी, उन्होंने प्रॉपर एक रूल्स बनाए, जो कि हमें भी पढ़ने हैं ताकि हमें उसकी आइडेंटिटी हो सके। तो रूल्स हमें किसने दिए? IUPAC सिस्टम ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने प्रॉपर रूल्स दिए जिससे कि हम किसी कंपाउंड का क्या बना सकते हैं? नेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले कैसे असाइन किया जा रहा था उनका नेम? उनके ओरिजिन और कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड उसका नेम बना क्यों? क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट से मिल रहा था।
तो उसका नाम डाल दिया सिट्रिक एसिड। अब एक एसिड हमें फॉर्मिक एसिड रेड आंट से मिला था, उसका नाम डाल दिया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि लैटिन वर्ड जो है आंट का वो फॉर्मिका है। तो ये नेम एक तरह से ट्रेडिशनल, ट्रिवियल और कॉमन नेम माने गए। अब कहीं पे, अब ये देखो ना, हमारे यहाँ पे तो आंट बोला जाता है, लैटिन में उसको फॉर्मिका बोल रहे थे, तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड बोल हो गया। अब व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, किसी और कंट्री को तो लैटिन नेम्स नहीं पता ना, तो वही चीजों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए कॉमन नेम से उनके एक IUPAC नेम बनाए गए कि हम कहीं भी चले जाएं इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम जो है वो स्पेसिफाई करने हैं। ठीक है, तो कुछ सम कॉमन नेम्स आर फॉलोड इवन टुडे, कुछ कॉमन नेम तो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे हम C60 कार्बन का ये एलोट्रोप है, इसको हम सबको पता है कि इसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन बोलते हैं। इसका अभी तक नाम बना नहीं है कि C60 को क्या बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्दो नोन एज बकमिंस्टर फ्यूलरीन। ठीक है, यही कॉमन नेम था, C60 क्लस्टर को दिया गया, जो आज भी पॉपुलर है। और ये क्यों मिला था उसको, क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फ्यूलर ने डिस्कवर किया था, तो उसने उसको अपना नाम ही दे दिया, और ये आज की डेट में भी हम इसको यही याद रखते हैं। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बच्चे मिलियन ऑफ कंपाउंड्स के साथ डील करती है। अब आप कितने नाम याद रख लोगे? सबसे पहली चैलेंज ही यही आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, मिलियन, यू नो दैट इट इज 10 लाख, मोर देन 10 लाख कंपाउंड। अरे भाई कंप्यूटर भी छोटा पड़ जाएगा, वो कहेगा मुझे भी और ज्यादा मेमोरी दे दो, फिर बच्चे तो क्या ही उसको याद रखेंगे, है ना। तो इतने नाम याद रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक मेथड अप्लाई किया गया IUPAC के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। उसके थ्रू अब हम नोमेनक्लेचर के थ्रू एलिमेंट्स के कंपाउंड नेम को पढ़ेंगे। हाँ, मूवी वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा था, रख देते तो तुम्हें जल्दी से याद हो जाता है ना संस्कार। तो मूवियों के नाम पे, अच्छा अभी लेटेस्ट मूवी देखी किसी ने, कोई किसने कौन कौन सी मूवी देखी, क्या पसंद है तुम्हें मूवीज में? वारिसू मैंने नहीं देखी, ये कौन सी मूवी है संस्कार? साउथ की, ओके। मुझे तो शाहरुख खान बहुत पसंद है। ठीक है, तो अभी उसकी मूवी आएगी फिर मैं देखूंगी, और तो मैंने कोई नहीं देखी रिसेंटली, तो वो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल नोमेनक्लेचर में बच्चे IUPAC ने ही हमें कुछ मेथड दिए, देखते हैं वो क्या मेथड थे। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या, तो वो चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि हर एक एलिमेंट को उसका सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू नाम देना, जो कि IUPAC ने ही रिकमेंड किया था, वो उनका IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब गाइडलाइंस बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहली गाइडलाइन क्या है कि बेटा लॉन्गेस्ट चेन रूल, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। मान लो आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा 1 2 3 4, आप लॉन्गेस्ट ले जाओ उसको 6 7 8, कि ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे वो तोड़ मोड़ के आ रही हो, चाहे वो चेन ऐसे आए, चाहे वो चेन ऐसे जाके ऐसे जाए, आपको सबसे लंबी चेन ही देखनी है। ठीक है, पर ब्रांचिंग को इसमें नहीं करना। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, कि कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, आप उसी को सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्या आता है, द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। आप देखो कि सबसे कम नंबर जो है उसको किधर से मिल रहा है। मान लो अगर मैं कोई कंपाउंड लिखती हूँ CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। अब बच्चे आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करोगे जहां से इस OH को एटलीस्ट कम से कम नंबर मिले। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन पे आता है। बट अगर आप इसको इधर से स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो हमें इसको लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है ना, आपको साइड ग्रुप्स को भी, पेरेंट चेन तो लंबी होने के साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो साइड चेन है उसको छोटे से छोटा नंबर मिले, यानी उसको क्या मिले, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हो। क्लियर, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, ग्रेट, चलो। मैम एक लॉन्ग चेन फाइंड करने के बाद जो बचता है उसके लिए ये एप्लीकेबल है।
हाँ बेटा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप को बच्चे हम साइड चेन में नहीं लेते। अब जैसे लॉन्गेस्ट चेन में, अब मान लो अगर आपके पास कोई इस तरह की चेन है और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप है, तो हम चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहां से लोगे आप 1 2 3 4 5 6 की सबसे लॉन्गेस्ट चेन, फिर ये चीज नहीं आएगी उसमें। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना है कि हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, तो ये जो सेकंड नंबर पे आ गया इसको एज अ साइड ग्रुप ट्रीट किया जाता है। ये क्या हो जाता है, उसका साइड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो भी साइड ग्रुप की तरह ही करते हैं। अच्छा, अब प्रीफिक्सेस की बात सुनो। अगर हमारे पास बेटा दो कंपाउंड है, मान लो आपके पास इस तरह का कुछ था, CH3, C के पास दो CH3 ग्रुप थे, फिर CH2, CH2, CH3, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ये ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आप इसको 2 डाई मिथाइल लिखोगे। आप वर्ड क्या यूज करोगे, डाई, यानी दो बार मिथाइल ग्रुप है, सो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2 डाई मिथाइल। क्लियर हुई ये बात सबको? डाई ट्राई ऐसे यूज करते हैं हम। ठीक है, डन है, क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चे नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप उसको करोगे कि जैसे ABC होती है वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। मिथाइल की अगर कोई मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, तो आप पहले इथाइल लिखोगे क्योंकि E जो है वो पहले आता है। ठीक है ना, E हमारे पास पहले आता है। सो नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन में, मान लो एक ग्रुप है मेरे पास CH3, C, इसके पास C2H5 है और इसके पास CH3 है, CH2, 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 CH3, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट करी मैंने। 2 पे इस ग्रुप को बोलते हैं इथाइल, ये है मेरे पास बच्चे मिथाइल ग्रुप, तो आप पहले इथाइल मेंशन करोगे क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकल में। 2 इथाइल, 2 मिथाइल, और कार्बन कितने लॉन्ग चेन की कार्बन है, 6 कार्बन वाले, उसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड पे इथाइल और सेकंड पे ही मिथाइल है और उसको क्या बोल दिया, 6 कार्बन वाली चेन को हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। ब्रांच की नेमिंग, अब देखो कैसे होगा, कोई भी सबसे पहले आप लोकेंट देखोगे कि प्रीफिक्स कैसा है, फिर उसका रूट, फिर लोकेंट और उसका सफिक्स क्या लगाना है, ये चीज। रूट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे वर्ड रूट का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मीन्स हमें पता है 1 कार्बन एटम होता है तो हम क्या लगाते हैं, मिथेन। 2 वालों को बोलते हैं इथेन, 3 वालों को प्रोपेन, 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन, ऑक्टेन, 9 पे नोनेन और 10 पे डेकेन। तो ये तो एटलीस्ट ये 10 के 10 सबको याद होने चाहिए। ठीक है, ये 10 के 10 सबको याद होने चाहिए, तभी आप आगे नोमेनक्लेचर करोगे। ये की बात हमने। उसके बाद आता है बच्चे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि आप पहले क्या लगा रहे हो, ठीक है, सॉरी, सफिक्स होता है एंड वाला। सफिक्स क्या होता है, एंडिंग किससे कर रहे हो। जैसे मान लो बच्चे कोई फंक्शनल ग्रुप है, मैंने क्या बताया था, मान लो ये है CH3OH, OH की एंडिंग होती है ओल ग्रुप से। ठीक है, तो ये वर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, मिथेन, मिथेन, और यहाँ पे ई की जगह काट के आप क्या लगा दोगे, ओल। ये हो गया इसका सफिक्स कि एंड में क्या लगाया हमने, मेथेनॉल। ठीक है, हाँ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, कोई एल्केन की बात करी आपने, एल्केन है तो एन में। सेकेंडरी सफिक्स मतलब ओल ग्रुप, कोई भी आप ले रहे हो, अगर अल्कोहल लिया है तो ओल, कीटोन लेते हो तो ओन, ये सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है। उसके बाद प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, जो शुरू में ही लगाते हैं। शुरू में हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास कोई डाई या ट्राई वर्ड हो, जैसे कि इस पे लगाया था ना हमने डाई मिथाइल, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई ट्राई वर्ड लगाते हैं तो वो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले ही फिक्स करना, प्री मतलब पहले होता है। ठीक है, प्राइमरी कोई साइक्लो ग्रुप के लिए भी हम लगाते हैं ना, हमने ये इसको पढ़ा था कल वाली क्लास में, तो हमने इसको साइक्लोप्रोपेन बोला था। ठीक है, या फिर कोई ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्सेस। ठीक है, क्लियर है? एल्केन्स के लिए हमेशा हम एन वर्ड यूज करते हैं,
कोई भी आपके पास ग्रुप है एल्केन का, कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और इसको हम मिथेन, इथेन, प्रोपेन इस तरह से यूज करेंगे। एल्कीन है तो बच्चे ईन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम इथीन लिखते हैं, तो ईन वर्ड यूज होता है। ऐसे ही एल्काइन होता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं हम, आइन। और जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या रहता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या रहता है, CnH2n-2। जैसे आप इसका एग्जांपल देख भी सकते हो, CnH2n-2। मान लो ये इथाइन ही हमने बनाया, C कितना है, 2 है, H क्या बोला इन्होंने, 2n-2, यानी C224-2, C2H2 फॉर्मूला बनेगा, और यही तो है इथाइन का फॉर्मूला। तो एल्काइन में सफिक्स क्या लगता है, आइन। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल करेंगे हम। देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहीं से लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगी। अगर आप ये वाली चेन ले रहे हो तो 8 बनेगी, लेकिन इधर लेते हैं 6 7 8 और 9 की चेन बनी है। अब ये साइड ग्रुप की भी नंबरिंग हमें करनी है, ठीक है ना, ये है तो इसका ब्रांच है, ये साइड ग्रुप मेन चेन में नहीं आएगा, बट आपको साइड ग्रुप की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3, तो साइड ग्रुप हमारे पास क्या है, 1 1 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पे क्या है, डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये है हमारे पास साइड चेन का नाम। कौन सी पोजीशन पे है, ये 5th पे है, तो आप क्या लिखोगे, 5 पे 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और 9 की चेन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ये बात क्लियर हुई मैम सबको? 3 3 कौन सा बच्चे? मैम 1 हाँ, ये 3 इसको साइड चेन को नंबरिंग करी ना मैंने, 1 2 3, तो फर्स्ट और सेकंड पे क्या था बेटा, डाइमिथाइल था, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 1 2 डाइमिथाइल। 3 का मतलब होता है प्रोपेन, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 था, तो मैंने क्या नाम लिखा है इसका, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और ये था कौन सी पोजीशन पे, 5th पे, तो 5th पे आपने ये नाम लिख दिया। 5th पे क्या है, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, और टोटल 9 की चेन थी, तो उसको क्या मेंशन किया गया, नोनेन। दिस इज मेंशन्ड एज नोनेन। क्लियर हुई ये बात सबको? मैम मिथाइल यस और क्या कह रहे हो बेटा? मैम मिथाइल कहाँ से आए इसमें? बच्चे ये मिथाइल ग्रुप, ये देखो ना, हमने मिथाइल कहाँ से लिखा, ये जो साइड चेन थी, ये साइड ग्रुप था इसका, ये 3 कार्बन वाला, फर्स्ट और सेकंड, इसकी भी मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना ली, इसकी एक स्ट्रेट चेन बनाई मैंने लॉन्गेस्ट, इस CH के साथ CH3 ग्रुप है, इसके सेकंड वाले CH के साथ भी बेटा CH3 ग्रुप है, तो 1 और 2 के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हमने क्या लिख दिया, 1 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन थे तो प्रोपेन था कौन सी पोजीशन पे, 5th पे, तो 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और 9 कार्बन की लॉन्ग चेन थी, तो उसको क्या बोला गया, नोनेन। क्लियर हुई बात अब? यस हर्षित, अभी क्लियर हुआ? यस बताओ बच्चे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क फ्रीली। ASN इथाइल नहीं होगा बच्चे, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल सॉरी, ठीक है, 3 कार्बन है तो दिस वुड बी प्रोपाइल। इथाइल तो 2 कार्बन पे होता है ना, तो प्रोपाइल होगा। यस हर्षित बेटा, क्लियर हुआ? नो मैम। देखो दोबारा बताती हूँ, लेट मी रिपीट दिस। देखो इसमें हम कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब 5th के पास ये एक पूरा साइड ग्रुप है, ठीक है, साइड ग्रुप को भी तो नेम देना है ना हमें तो साइड चेन का भी नेम लिखना है, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, 1 2 3, ये स्ट्रेट चेन कर दी, ठीक है, मैंने क्या करा इसकी, ये स्ट्रेट चेन कर दी। स्ट्रेट चेन के साथ अब आपको पता है कि इसके पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पास 2 मिथाइल ग्रुप है ना, अगर आप इसका सिर्फ नेम देखो, अब आप ऊपर वाला छोड़ दो, सिर्फ पहले इसी का नेम लेंगे, इसका नाम क्या आएगा, 1 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 2 पे भी, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 डाई मिथाइल, ठीक है, और 3 कार्बन है,
3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोपाइल होता है। 3 कार्बन का क्या हो जाता है हमारे पास? प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम मैंने लिख दिया, सिर्फ मैंने ये इसी का नाम लिखा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया। अब देखो ये कौन सी पोजीशन पे था? ये 5th पोजीशन पे था। तो 5th पे 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप और टोटल 9 कार्बन की चेन थी, तो उसका नाम क्या आ गया हमारे पास? नो नेम। सो इन दिस वे यू कैन नेम इट। अभी क्लियर हुआ? यस हर्षित, कुछ कुछ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हम करते हैं, इन दिस वे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5,1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बनेगा। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। लास्ट हमारा क्या रहेगा? साइक्लिक कंपाउंड्स का। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम कैसे, ये तो एज सच ही साइक्लोपेंटेन लिखते हैं इसको। और अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड के पास ही बचे 2 डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे 1, 2, 3 है, 1 पे 1, इसका मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। इसके पास कितने कार्बन थे? 1, 2, 3 कार्बन ग्रुप, यानी 3 पे प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन वाली है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये सबको? इस तरह से हम इसको साइक्लो का सिंपल है। ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमें करने हैं, तब जाके हमें समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर को ही कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिससे कि हमें और ज्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? और करेंगे ना बच्चे, प्रैक्टिस होगी तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी शुरू में है तो थोड़ा सा लग रहा है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल ही करवाऊंगी नोमेनक्लेचर के, तो और ज्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है, डन है फिर? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? मैम नो मैम। आप लोगों की अब नेक्स्ट क्लास भी है शायद मैथ्स की।